हेलो बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आ गए। ठीक है, तो मैं ऊपर से पहले लेक्चर नंबर डाल देता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 7। ठीक है, और लेक्चर नंबर 7 में जाने से पहले लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ा था उसको तो एक बार थोड़ा डिस्कस कर लिया। तो लेक्चर 6 में बच्चों आपको याद होगा, हमने अगर लेक्चर 6 आपने देखा होगा तो लेक्चर 6 में हमने पढ़ा था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बच्चों, और आज का टॉपिक भी पिछले टॉपिक पे थोड़ा सा बेस्ड है, मतलब उसी का एक कंटिन्यू टॉपिक जैसा आप इसको कह सकते हो। और ये बच्चों आज हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हमारे टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आएंगे बच्चों। ठीक है, तो आज हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का लास्ट टॉपिक है। चलिए मैं पहले टॉपिक की हेडिंग कर देता हूँ, फिर समझते हैं है ना इस टॉपिक के बारे में। ठीक बच्चों, तो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole. Potential energy of an electric dipole. Potential energy of electric dipole placed in uniform electric field. Placed in uniform electric field. ठीक है, तो ये आज हमारा आज का टॉपिक है बच्चों हमारा। और ये जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक डायपोल का आपका लास्ट इलेक्ट्रिक डायपोल बेस्ड लास्ट टॉपिक भी है बच्चों। और इस टॉपिक के अंदर एक बहुत अच्छा टॉपिक आएगा बच्चों, जिसको मैंने पीछे भी लेक्चर में आपसे कहा था। आज हम लोग इसी टॉपिक के अंदर एक टॉपिक आएगा स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों माना जाता है। और स्टेबल अनस्टेबल के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आते हैं। और ऑब्जेक्टिव जैसे जेई नीट के पेपर आप देखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर, तो उसमें भी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक हमारा टॉर्क पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखने से पहले बच्चों लेक्चर 6 को जरूर देखिए, क्योंकि इस टॉपिक का जो बेस है वो लेक्चर आपका 6 है। ठीक है, तो समझते बच्चों, तो हेडिंग हम क्या लिख रहे हैं बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम ये समझते हैं कि बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी एक डायपोल में स्टोर कैसे होती है। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई वर्क अगर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसे इन जनरल हम पोटेंशियल, मतलब जहां पर भी पोटेंशियल टर्म आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई वर्क है जो आपका एनर्जी में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये वर्क कैसे हो रहा है बच्चों, तो ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि इससे पहले टॉपिक हमने टॉपिक पढ़ा था कि टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस टॉपिक में हमने पढ़ा कि जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल पे टॉर्क लगाता है। और जब डायपोल पे टॉर्क लगता है तो टॉर्क के हेल्प से डायपोल फील्ड में क्या करता है, रोटेट करता है बच्चों। ठीक है, तो टॉर्क डायपोल को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो टॉर्क एक क्या है, रोटेशनल फोर्स है। और इस रोटेशनल फोर्स से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और कहते हैं कि जब कोई फोर्स किसी को डिस्प्लेस करेगी तो क्या होगा बच्चों, वर्क होगा। ठीक है, तो कहते हैं, ठीक है, तो फिर समझ लो मैंने क्या बोला। ठीक है, कि जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, तो यूनिफॉर्म फील्ड उस पर क्या लगाएगा, टॉर्क लगाएगा। और टॉर्क उसको क्या करेगा, उसमें एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मींस टॉर्क के अगेंस्ट क्या हो रहा है, डायपोल रोटेट कर रहे हैं। और जब कोई फोर्स किसी चीज में क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है, तो क्या होता है, वर्क। और वही वर्क डन डायपोल की क्या बन जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, जैसे आपसे कोई पूछे इसका क्या मतलब इस हेडिंग का, तो ऐसे कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द क्या, टॉर्क। ठीक है, देखो या तो उसको फील्ड रोटेट करेगा, या मान लीजिए कोई, या तो हम डायपोल को हम रोटेट कर रहे हैं या फील्ड रोटेट कर रहे हैं। तो डायपोल को एक डायपोल को फील्ड में रोटेट करने के लिए वर्क हो रहा है, और वो वर्क क्या बन जा रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो मींस हमें क्या करना है बच्चों, है ना, ये हेडिंग हमको क्या बता रही है कि हमें क्या करना है, वर्क निकालना है। मतलब एक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करना है, और फिर इसमें क्या करना है,
जब डायपोल रोटेट करेगा तो हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, और वर्क को लास्ट में किसके बराबर लिखना है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो ध्यान देना। तो मान लीजिए हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक सिंगल एरो से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप पीछे टॉर्क में देखना, हमने बहुत से है ना पैरेलल एरोस बनाए थे, अभी मैं सिंगल एरो से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया। ठीक है, और इस फील्ड में अब हम किसको प्लेस कर दे रहे हैं बच्चों, एक डाइपोल को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इस फील्ड में एक डाइपोल को बच्चों क्या करता हूं, प्लेस कर देता हूं। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, वन इज माइनस क्यू, कहते हैं ना डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर दिया, और हम ये मान रहे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसके एक्सिस है बच्चों, वो लाइन जो नेगेटिव को पॉजिटिव से ज्वाइन कर रही है उसे क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। और हमने इस डाइपोल को इस तरीके से प्लेस किया है कि इसको जो एक्सिस है इस डाइपोल की, वो फील्ड से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। याद है बच्चों, हमने लेक्चर, इससे पहले लेक्चर में कहा था कि टॉर्क के लिए कंडीशन है कि एक डाइपोल पे टॉर्क तभी लगेगा बच्चों जब आप उसे फील्ड से किसी एंगल पर प्लेस करोगे। अगर आपने इस डाइपोल को फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दिया तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर टॉर्क ही जीरो हो गया बच्चों, अगर फोर्स ही जीरो हो गई, तो क्या हम वर्क निकाल पाएंगे, नहीं। ठीक है, तो वर्क निकालने के लिए मुझे टॉर्क चाहिए, और टॉर्क के लिए आपने इस डायपोल को किसी एंगल पर क्या करना है, प्लेस करना है। तो हमने कितना एंगल प्लेस कर दिया, थीटा। और जैसे हम पीछे हमने पढ़ा था बच्चों कि इसे क्या बोलते हैं, डायपोल की एक्सिस, और डायपोल की एक्सिस की लेंथ को क्या बोलते हैं बच्चों, 2l कहते हैं। ठीक है ना, इस एक्सिस की लेंथ को क्या मानते हैं हम, 2l। ठीक है, तो आपने इनिशियली पहले ये ऐसा करना है बच्चों, क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस किया हमने थीटा एंगल पर। ठीक है, तो जब आप किसी डायपोल को, तो पीछे हमने पढ़ा था बच्चों कि जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स एक कपल फॉर्म कर लेती है, और वही कपल इस डायपोल को क्या कर देता है, फील्ड में रोटेट कर देता है। और जब ये डायपोल रोटेट करेगा, ठीक है, तो वर्क होगा, और वही वर्क क्या बन जाएगी, एनर्जी। तो चलो हम पहले इनिशियल थोड़ा लेट लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लेट में क्या लिखोगे बच्चों, आप क्या मानोगे कि हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या किया, यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस किया है, इस तरीके से प्लेस किया है कि इसकी जो एक्सिस है फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। चलो इस बात को लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं इस बात को बच्चों लिख देता हूं। तो क्या लिखोगे कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, let an electric dipole is placed in, let an electric dipole is placed in uniform electric field, is placed in uniform electric field such that हमने इस तरीके से इसको प्लेस किया है, such that its axis makes an angle theta, such that its axis makes an angle theta, makes an angle theta with the, such that its axis makes an angle theta with the direction of the field। ठीक है बच्चों, और फील्ड की डायरेक्शन किससे दिखा रहे हैं, देखिए रहे हो, ये जो एरो मैंने ग्रीन कलर का बनाया उसमें जो एक एरो लगाया है। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है बच्चों, तो इनिशियली आप बताओगे कि आपने डायपोल को फील्ड में कैसे प्लेस किया है। तो हमने मान लिया कि हमने डायपोल को फील्ड से थीटा एंगल पर प्लेस किया है। तो ठीक है, जैसे हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा बच्चों कि जब आप किसी डायपोल को थीटा एंगल पर प्लेस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या लगाएगा, टॉर्क, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है, पीई साइन थीटा। तो ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि अब इस पे क्या लगेगा बच्चों, एक टॉर्क लगेगा, और उसी टॉर्क की हेल्प से आपने क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो लिखेंगे देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग, therefore torque acting on the dipole is,
देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन दी डाइपोल इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल पे टॉर्क लगा रहे हैं, और टॉर्क कितना होता है हमने इससे पिछले टॉपिक में लेक्चर 6 में पढ़ा था बच्चों, तो लेक्चर 6 को देखो बच्चों जाके, अगर जिन बच्चों ने लेक्चर 6 नहीं देखा है। इस क्या बोलते हैं टॉर्क को बच्चों, टाउ, एंड इट इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। मैं एक बार टर्म का मतलब बता दूं बच्चों, ठीक है, तो समझते हो, आपने पीछे लेक्चर में देखा कि P क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, Q इंटू 2L के बराबर होता है। तो P क्या है, इस डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, E क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ दी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये थीटा, इस थीटा को दो तरीके से कह सकते हो बच्चों। एक तो ये कह सकते हैं कि ये थीटा डाइपोल की एक्सिस फील्ड के साथ क्या बना रही है, एंगल बना रही है, या इसको एक दूसरे तरीके से कह सकते हो बच्चों, हमने ये टॉर्क में भी पढ़ा था, जैसे आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाऊं बच्चों, तो ऐसे होगी P होगा बच्चों। तो आप इसको थीटा को ऐसे भी कह सकते हो क्या, कि थीटा किसके बीच का एंगल है बच्चों, ये किसकी डायरेक्शन है, ये एरो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, ये एरो किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये दोनों एरो के बीच का एंगल है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि थीटा किसके बीच का एंगल है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है, ठीक बच्चों। तो डाइपोल पे इतना क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, ठीक है ना। और इसी टॉर्क के अगेंस्ट हमने क्या निकालना है बच्चों, वर्क, कहते हैं ना वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स। बस ये फोर्स एंगुलर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या एंगुलर है, तो वर्क भी क्या है, किस फॉर्म में, एंगुलर फॉर्म में, सब कुछ एंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों, कहते हैं जब भी किसी फोर्स के हेल्प से आप वर्क निकाल रहे हो या वर्क डन बाय फोर्स निकाल रहे हो, तो हमेशा एक चीज चेक करनी होती है बच्चों कि जिस फोर्स के थ्रू आप वर्क निकाल रहे हो वो फोर्स कांस्टेंट है या फोर्स वेरिएबल है। जैसे आपको याद होगा बच्चों क्लास 11 में एक चैप्टर आपने पढ़ा वर्क एनर्जी एंड पावर, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हम वर्क के टॉपिक पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना कि एक पढ़ते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मेथड अलग होता है बच्चों, इसे हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मेथड अलग होता है, जिसे आप लिखते हो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 f dx, है ना, ऐसा आपने क्लास 11 पढ़ा। तो दोनों का मेथड क्या हमेशा, मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट और वर्क डन बाय वेरिएबल का मेथड डिफरेंट होता है। तो जब भी आपके पास कोई फोर्स हो या यहाँ पर एंगुलर फोर्स से टॉर्क बोल रहे हैं, तो वर्क डन बाय फोर्स निकाल रहे हो या वर्क डन बाय टॉर्क निकाल रहे हो, तो हमेशा चेक करो बच्चों कि आइदर इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल, क्योंकि प्रोसेस में चेंज है, तो हमेशा इस चीज को चेक करिए। तो देखते हैं बच्चों कि ये टॉर्क देखो ना, अभी हमने कहा कि बच्चों क्या है, ये डाइपोल अभी थीटा एंगल पर है, और जब टॉर्क लगेगा तो डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। हो सकता है क्लॉक एंड रिवॉल्व करे या हो सकता है कि एंटी क्लॉक रिवॉल्व करे, ठीक बच्चों। तो क्या होगा, ठीक है, तो जब डाइपोल रोटेट करेगा तो क्या चेंज होगा बच्चों, थीटा चेंज होगा, ठीक है। चलो एक बार इसमें फॉर्मूले में देखते हैं, तो देखते हैं कि जब डाइपोल रोटेट करेगा तो इसमें से क्या फैक्टर कांस्टेंट आएंगे और क्या फैक्टर वेरी करेगा। तो देखिए सोचिए, क्या जब ये डाइपोल रोटेट करेगा, जब इस पे टॉर्क लगेगा तो डाइपोल रोटेट करेगा, ठीक है, तो क्या P बदलेगा बच्चों, तो नहीं। P क्या होता है, Q इंटू 2L। तो सोचिए क्या डाइपोल को रोटेट करने से चार्ज और डिस्टेंस बदल जाएगी, नहीं, डाइपोल का अरेंजमेंट नहीं बदलेगा, ठीक है। तो P कांस्टेंट रहेगा बच्चों। फिर आता है कि E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो सोचिए क्या डाइपोल के रोटेट करने से फील्ड की स्ट्रेंथ बदल जाएगी, नहीं, डाइपोल के रोटेट करने से फील्ड की स्ट्रेंथ अफेक्ट नहीं होगी ना बच्चों, तो E भी चेंज नहीं होगा। तो जैसे मैंने अभी बोला बच्चों, ये क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। जब डाइपोल रोटेट करेगा तो थीटा क्या करेगा बच्चों, वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये टॉर्क क्या है, वेरिएबल टॉर्क है। और अगर टॉर्क वेरिएबल है, ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालेंगे भाई, वर्क डन बाय वेरिएबल टॉर्क या वेरिएबल फोर्स का मेथड आपने क्लास 11 में पढ़ा है, बहुत जगह पर आपने डेरिवेशन किए होंगे बच्चों, वर्क डन बाय कांस्टेंट, वर्क डन बाय वेरिएबल, न्यूमेरिकल भी किए होंगे इस पे बेस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप वर्क डन बाय या वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल टॉर्क निकाल रहे हो, तो उसका एक मेथड होता है कि पहले क्या करिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालिए, स्मॉल वर्क डन निकालिए, और जब स्मॉल वर्क डन आ जाए तो उसको अंडर ए लिमिट क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट, जो भी लिमिट होंगी आपकी उसके अंडर क्या कर दीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन, ठीक है बच्चों। तो हमने भी वही प्रोसेस करना है कि हमारी भी ये टॉर्क वेरिएबल है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको
पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, स्मॉल वर्क डन, फिर इंटीग्रेट करेंगे क्या रहेगा, टोटल वर्क डन। तो बच्चों ध्यान देना। अच्छा, ये फोर्स कैसी है, एंगुलर, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए बच्चों, एंगुलर होना चाहिए, क्योंकि आप जब फोर्स एंगुलर ले रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या लोगे, एंगुलर, तो वर्क भी क्या होगा, एंगुलर। तो मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा मान ले रहा हूं। हम ये मानते हैं क्या करें, इसको पहले स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करके देखते हैं कितना वर्क डन होगा, और फिर टोटल निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा मान ले रहा हूं, और इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई करके डी डब्ल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, देयरफॉर स्मॉल वर्क डन, देयरफॉर स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क done in rotating the dipole, small work done in rotating the dipole through small angle, in rotating the dipole through small angle d theta, उस स्मॉल एंगल को d थीटा मान लेते हैं बच्चों, थ्रू स्मॉल एंगल d थीटा इज, थ्रू स्मॉल एंगल d थीटा इज, ठीक है। और स्मॉल वर्क डन को क्या लिख दोगे बच्चों, डी डब्ल्यू, तो मैं साइड लिख दे रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू, है ना, उस स्मॉल वर्क डन को हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, डी डब्ल्यू, और कितना होगा, फोर्स इंटू क्या, मैं टॉर्क को फोर्स बोल रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ, या टॉर्क इंटू डी थीटा बोल लीजिए। ठीक बच्चों, तो ये आ गया आपका क्या, स्मॉल वर्क डन। ठीक है, चलिए टॉर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी आ जाएगी बच्चों, पीई साइन थीटा इंटू क्या, डी थीटा। ठीक बच्चों, तो आपने क्या किया, पहले हमने क्या किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या निकाल लिया, स्मॉल वर्क डन निकाल लिया, डी थीटा डिस्प्लेस करके हमने क्या कर लिया, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू निकाल लिया। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए बच्चों, टोटल वर्क डन। तो ठीक है, तो हम थीटा की कुछ लिमिट्स मान ले रहे हैं, तो हम मान ले रहे हैं कि अब हम डाइपोल को क्या कर रहे हैं, अंडर लिमिट थीटा 1 से क्या कर रहे हैं, थीटा 2 रोटेट कर रहे हैं। तो आप इसको है ना लिमिट लगा के थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपका टोटल वर्क डन। ठीक है, तो इसके बाद हम बोल देंगे कि देयरफॉर, मैं पहले बोल दे रहा हूं फिर लिख दूंगा बच्चों, तो क्या बोलेंगे इसके बाद कि देयरफॉर टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इज। ठीक है, तो चलो मैं उसको बच्चों अगली उसमें लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस कमी हो रही है। चलो इस कैलकुलेशन को अगली स्लाइड में कर लेते हैं बच्चों, इसको मैं आपको दोबारा भी स्लाइड नोट डाउन करने के लिए अभी ब्लैक स्लाइड में आ जाऊंगा। लेकिन देयरफॉर टोटल वर्क डन, अब हम निकालेंगे बच्चों टोटल वर्क डन। लेकिन देयरफॉर टोटल वर्क डन in rotating the dipole, therefore total work done in rotating the dipole, in rotating the dipole, और कहां से कहां रोटेट कर रहे हो बच्चों इसको आप, थीटा 1 टू थीटा 2 is, from theta 1 to theta 2 is, sorry, theta 1 to theta 2 is, चलो मैं एक बार थीटा 2 थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है बच्चों, थोड़ा क्लियर कर लो, थीटा 2 इज। ठीक है, तो टोटल वर्क डन को आप क्या लिख दोगे, डब्ल्यू। ठीक है, और मैं एक बार पीछे स्लाइड में चले जाता हूँ बच्चों, क्या करोगे, कहते हैं ना स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, और लिमिट क्या बोली आपने, थीटा 1 से थीटा 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट लगाकर थीटा 1 से थीटा 2 इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ठीक है ना, स्मॉल को इंटीग्रेट करके क्या आ जाता है बच्चों, टोटल ना, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, और इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो बच्चों, डी डब्ल्यू का, जिसकी वैल्यू कितनी आई हमने अभी देखा प्रीवियस स्लाइड में, पीई साइन थीटा इंटू क्या, डी थीटा। ठीक बच्चों, बस अब देखो कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको वर्क मिल जाएगा, और वर्क को लास्ट में एनर्जी बोल देंगे। इसकी कैलकुलेशन भी सिंपल है बच्चों, देखो कहते हैं ना कि जो टर्म कॉन्स्टेंट है, कौन कौन टर्म कॉन्स्टेंट, इसमें पी और ई कॉन्स्टेंट है, तो टेक दी कॉन्स्टेंट आउटसाइड, तो इसको आप इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिख दोगे, और किसको इंटीग्रेट कर दोगे, साइन थीटा को। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन भी सिंपल सा है इसका, तो पी और ई को क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे बच्चों इंटीग्रेशन से, और क्या लिख देंगे, थीटा 1 टू थीटा 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा। समझ रहे,
और ऐसे इंटीग्रेशन आप क्लास 11 से कर रहे हो बच्चों, सिंपल इंटीग्रेशन है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मैं साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देता हूं बच्चों, तो ये आ जाएगा पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो एक बात ध्यान देना बच्चों कि जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, जैसे मैं बोल रहा हूँ साइन का माइनस कॉस आएगा तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ना बच्चों। अब इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे और इसको इंटीग्रेट करके जो भी आएगा उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और बाहर से क्या शो कर देंगे, लिमिट्स। नीचे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, ऊपर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। ठीक बच्चों, बस अब आपने क्या करना है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो चलो लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक काम कर लेते हैं, कहीं माइनस साइन कंफ्यूज ना करे आपको। तो इस माइनस साइन को मैं बच्चों पहले बाहर लिख देता हूँ, फिर क्या कर दूंगा, लिमिट अपर माइनस क्या लोअर लिमिट पुट कर देंगे। चलिए पहले मैं, ठीक है, इस माइनस साइन को बाहर कर दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, मैंने डायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों। चलो अभी मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ बाकी कैलकुलेशन में स्टेप आप शॉर्ट कर सकते हो बच्चों। आपको लगता है कि कुछ डायरेक्ट कर सकते हो तो आप कर सकते हो, मैंने ज्यादा नहीं किया डायरेक्ट कि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। एक सेकेंड बच्चों, कॉस थीटा, हाँ ठीक है। अब लिमिट लगाना आप जानते होगे, चलो मैं बता देता हूँ। तो लिमिट किसकी है बच्चों, इस थीटा की है ना, ये वैल्यू किसकी है, थीटा की। तो पहले क्या करेंगे, लिमिट किसकी जगह लगाएंगे बच्चों, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, थीटा की जगह पुट करेंगे। तो पहले क्या लगाओगे, अपर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा 2। फिर अपर लिमिट लगाने के बाद माइनस साइन लगाएंगे, और फिर क्या पुट कर देंगे, लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1। तो चलिए मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो हमारा वर्क आ जाएगा W इज इक्व टू माइनस पीई, और लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, पहले अपर लिमिट लगाओगे तो आ जाएगा कॉस थीटा 2, फिर क्या पुट कर दोगे, लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा 1। ठीक बच्चों, तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया माइनस पीई। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये आ गया माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। और इस माइनस को बच्चों बाहर छोड़ना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक्चुअली किसी का लॉस किसी का गेन है तो माइनस साइन उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में माइनस साइन आपको दिखेगा। तो माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे बाहर रहने देना। ठीक बच्चों, चलो अब ठीक है, तो हमने डायपोल को क्या किया, थीटा 1 से थीटा 2 में रोटेट किया और इतना वर्क डन हुआ। ठीक है, और यही वर्क डन मैंने स्टार्टिंग में बोला था बच्चों, ठीक है, कि एक डायपोल को रोटेट करने के लिए, चाहे फील्ड वर्क कर रहा है या हम वर्क कर रहे हैं, जो भी मान लीजिए, तो एक डायपोल को रोटेट करने के लिए इतना वर्क हो रहा है, यही वर्क डन क्या बन जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात लिख देता हूं बच्चों, तो क्या लिख देंगे, दिस वर्क डन is stored in the dipole, this work done is stored in the dipole as its क्या बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, as its potential एनर्जी। ठीक है, जिसको बच्चों यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो W बिकम्स यू, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखेंगे और W के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस पीई कितना, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक बच्चों, तो ये आ गया एक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जब हम उसे यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करेंगे बच्चों, प्लेस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया सबको। ठीक, तो हमेशा याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क। ठीक बच्चों, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क निकालना है, और जब भी वर्क निकाल रहे तो सबसे पहले किसके लिए सोचना है, फोर्स कितनी लग रही है। यहाँ पर टॉक लग रहा है, मैं इन जनरल वे में बोल रहा हूँ। तो पहले आपने देखना है कि फोर्स कितनी लग रही है, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, फिर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क निकालना है, वर्क बिकम फाइनली एनर्जी। ठीक बच्चों, अच्छा लेकिन एक बात और है बच्चों, अभी जैसे जब पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के आप न्यूमेरिकल करोगे, है ना, तो आपको बुक्स में पोटेंशियल एनर्जी के, है ना, न्यूमेरिकल में दो फॉर्मूले अप्लाई होते हुए दिख रहे होंगे। एक तो फॉर्मूला ये दिखेगा बच्चों जो हमने अभी ड्राइव किया, एक फॉर्मूला और दिखेगा बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे आएगा, उस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचेंगे।
ठीक है। तो बेसिकली वो फॉर्मूला आप ही कह सकते हो इसका एक स्पेशल केस है, ठीक है। वो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अभी हम ड्राइव करेंगे वैसे तो वो जैसे एक फॉर्मूला आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला और यूज हो रहा होगा बुक में, माइनस पीई कॉस थीटा। तो माइनस पीई कॉस थीटा तक कैसे पहुंचेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों वो एक्चुअली इसका एक स्पेशल केस जैसा है। क्या उसका मतलब मैं बताता हूँ, जैसे समझना बच्चों, जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारे डायपोल में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो एनर्जी हमारी डायपोल में स्टोर हो रही है, ये एनर्जी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे डायपोल में है ना जो एनर्जी स्टोर रही है हम उसे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर पाए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वर्क आप मैक्सिमम करोगे। अगर वर्क मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क अगेंस्ट फोर्स हो रहा है। अगर फोर्स मैक्सिमम लगाओगे है ना, अगर आप फोर्स मैक्सिमम लगाओगे तो वर्क मैक्सिमम होगा, वर्क मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं बच्चों, आप इसको मैक्सिमम वाली जो बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है कि एनर्जी मैक्सिमम का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ना, मान लीजिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और मैं उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता हूँ और उसको डिस्प्लेस करता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और उसको 10 मीटर क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, ऐसी कोई थोड़ी सी फोर्स लगाकर उसको, ठीक है ना, हल्के हल्के एक फोर्स लगा के मैं उसे 10 मीटर क्या करता हूँ, डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो कुछ वर्क होगा। अब उसी ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा मूव कर रहा हूं, सेम डिस्टेंस 10 मीटर, लेकिन इस बार जब मैं मूव कर रहा हूं तो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा दे रहा हूं, मतलब जितनी मेरी स्ट्रेंथ है मैं सब यूज कर दे रहा हूं एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, ठीक है। तो जब मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज करूंगा तो मेरी फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, मेरी एक एबिलिटी है एक फोर्स लगाने की, तो मैं क्या करता हूँ उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा मूव करता हूँ और इस बार मैं अपनी मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर देता हूँ और बराबर डिस्टेंस 10 मीटर क्या करता हूँ, जैसे पहले भी मैंने 10 मीटर मूव किया था, अभी भी मैं क्या करता हूँ उस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर मूव करता हूँ। तो देखो दोनों बार में डिस्प्लेसमेंट सेम है, पहले भी मैंने पहले केस में भी कहा कि 10 मीटर मैंने मूव किया और दूसरी केस में उसे 10 मीटर मूव किया, तो क्या वर्क डन सेम होगा, तो नहीं, क्योंकि हमने सेकंड केस में मैंने क्या बोला कि मैंने बच्चों अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाया, मतलब मैंने अपनी मैक्सिमम फोर्स यूज कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट सेम है लेकिन सेकंड केस में फोर्स मैक्सिमम है, इसलिए वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है बच्चों। तो वही बात यहां भी अप्लाई है कि अगर आप एनर्जी मैक्सिमम चाहते हो तो उसके लिए वर्क मैक्सिमम होगा, और वर्क मैक्सिमम कब होगा बच्चों, जो फोर्स वर्क कर रही है अगर वो मैक्सिमम होगी तो वर्क मैक्सिमम हो जाएगा। चलो हम पहली स्लाइड में आते हैं, और वो फोर्स कौन है बच्चों, ये टॉर्क है, ठीक है ना। तो अगर टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा तो वर्क मैक्सिमम हो जाएगा और फिर एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, तो याद है बच्चों हमने इससे पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में टॉर्क में केसेस पढ़े थे, तो पढ़ा था कि अगर कोई डायपोल फील्ड से 90 डिग्री पे प्लेस्ड है तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। ये इसको इस तरीके से समझते हो, देखो इस तरीके से सिंपल वे में समझ सकते हो। देखो टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और टॉर्क के मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो मींस अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा और टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर टॉर्क मैक्सिमम होगा तो फिर मेरा वर्क मैक्सिमम होगा, एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो मींस देखिए ना, देखो हमने जैसे दो एंगल माने ना बच्चों, यहां पर देखो दो एंगल है, ये एंगल है इनिशियल, ये एंगल क्या है, फाइनल, ठीक है ना। तो हमने कहा कि अगर इनिशियली एक डायपोल 90 डिग्री पर प्लेस हो, मैं इस स्लाइड में दिखा देता हूं बच्चों, जैसे मान लो ये हमने डायपोल तो किसी थीटा में माना है, जैसे मान लो इस पेन को डायपोल मान लो, अगर ये डायपोल ऐसे फील्ड से 90 डिग्री पर रखा हो बच्चों, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम टॉर्क क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और जब अंडर मैक्सिमम टॉर्क रोटेट करेगा तो वर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक बच्चों, ठीक। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होना चाहिए, इनिशियली डायपोल कितने पे प्लेस होना चाहिए, 90 डिग्री पे प्लेस होना चाहिए, और उस एंगल को हमने यहां क्या माना है बच्चों, थीटा 1 माना है, माने ना, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे कि जो इनिशियल एंगल डायपोल बना रहे फील्ड के साथ वो कितना है, 90 डिग्री, और 90 से किसी भी एंगल पे जा सकते हो, जैसे 90 से 80 पे चले गए, 90 से मान लो हमने डायपोल को 70 पे रोटेट कर दिया, 60 पे रोटेट कर दिया, मतलब इनिशियल एंगल 90 चाहिए। तो ठीक है, तो इनिशियल एंगल को हम क्या मान लेंगे बच्चों, 90, और फाइनल एंगल थीटा 2 जैसे बोल रहे हैं उसको हम कुछ भी एक जनरल एंगल थीटा बोल लेंगे, है ना, उसकी वैल्यू नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए मैं वो बात अप्लाई कर देता हूँ बच्चों इसमें। तो कहते हैं इफ अगर क्या हो जाए, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 1 90 डिग्री हो जाए एंड थीटा 2 कितना हो जाए,
थीटा हो जाए देन कितना रहेगा, तो वैल्यू लगा दीजिए बच्चों। थीटा 1 को 90 पुट कर देते हैं और थीटा 2 को क्या पुट कर देंगे, थीटा, फिर देखते हैं कितना आएगा। देन u इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों, ये आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2 कितना रहेगा, थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 कितना रहेगा, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और जानते हो बच्चों 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है बच्चों। तो कॉस 90 कितना हो रहेगा, 0, तो कितना बचेगा, कॉस थीटा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा बच्चों, u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक बच्चों, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो इसी फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था कि बुक्स में 2 फॉर्मूले लगते हैं, कि एक ये। अच्छा एक बात और समझ लो बच्चों, अब 2 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे एक न्यूमेरिकल आएगा, तो हमें कैसे पता लगेगा, जैसे बोले कि पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए, तो हम ये कैसे पता करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं। अब 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल देख के आपको पता लग जाएगा बच्चों। देखो ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, तो देखो इसमें 2 एंगल दिख रहे हैं बच्चों, थीटा 1 थीटा 2। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में बोलेंगे कि हम एक डायपोल को रोटेट कर रहे हैं, मान लो एक डायपोल को मैंने कितनी भी एंगल 60 डिग्री से मान लो 30 डिग्री पे मूव कर दिया, या 30 से 60 मूव कर दिया, 0 से 180 मूव कर दिया, मतलब 2 एंगल के बीच में अगर डायपोल को रोटेट करेंगे और वो एंगल आपको गिवन होंगे, तो आप फॉर्मूला ये लगाओगे बच्चों। इनिशियल एंगल यहाँ पुट कर दोगे, फाइनल एंगल यहाँ पुट कर दोगे, जो भी एंगल आपको दिए होंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोले कि 2 एंगल के बीच में हमने डायपोल को रोटेट किया, और हो सकता है बोले कि एनर्जी बता दीजिए, वर्क बता दीजिए, की मतलब बच्चों वर्क पूछेंगे तो आप यू को वर्क लिख दीजिएगा, एनर्जी पूछेंगे तो यू लिख दीजिएगा, क्योंकि वर्क को आपने एनर्जी लिखा है। ठीक है, तो 2 एंगल के बीच में अगर हम डायपोल को रोटेट करें और हमसे वर्क डन या एनर्जी पूछे, तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे बच्चों। तो आप बोलोगे ये कब लगाएंगे फिर, तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे बच्चों, जैसे मान लो एक डायपोल फील्ड में प्लेस्ड है, जैसे मान लो एक डायपोल है 30 डिग्री है, जो भी एक एंगल मान लो, ठीक है, तो मान लो एक क्वेश्चन आया कि एक डायपोल है 30 डिग्री पर प्लेस्ड है, तो बताओ उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, कितनी एनर्जी स्टोर है। ठीक है, तो एक एंगल दिया बच्चों 30 डिग्री पे, मतलब एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे एक एनर्जी पूछेंगे, कितनी एनर्जी स्टोर है, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे बच्चों, माइनस पी कॉस थीटा। तो न्यूमेरिकली आपको पता लग जाएगा, और आगे हम जब न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे तो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप देख ही लोगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो एक क्लियर सी बात है। ठीक है, तो ये समझ गए होगे। बस एक छोटी सी बात और समझ लो बच्चों, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं बच्चों, हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो समझते हैं, चेक करते हैं। देखिए देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटी इसमें से कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। तो आप जानते हो बच्चों यू क्या है, एनर्जी, और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एलएचएस में तो एनर्जी है जो स्केलर है। अब आरएचएस में आ जाइए, पी क्या है, डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में प्रीवियस स्लाइड में आ जाता हूँ बच्चों, दिखा रखी है मैंने डायग्राम में। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमने डायग्राम में दिखाई है बच्चों। ठीक हो गया, चलो वापस चलते हैं। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन भी देखो हमने दिखा रखी है बच्चों, डायग्राम में दिखाई है। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो देखो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। अच्छा, और ये थीटा क्या है, ये बच्चों ये थीटा इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ आपको, है ना। देखो बच्चों ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये फील्ड की डायरेक्शन, और इन्हीं के बीच का एंगल है। तो थीटा पी और ई के बीच का ही एंगल भी है। ठीक है, तो 2 वेक्टर हैं और इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच के एंगल कॉस के साथ आ रहे हैं। तो आपने बच्चों जानते हो वेक्टर पढ़ाई क्लास 11 में कि अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी हैं और उनके साथ कॉस आ रहा है, और कॉस में जो एंगल है वो उन्हीं दोनों के बीच का एंगल है, और उनका रिजल्टेंट अगर स्केलर है, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। कहते हैं ना डॉट प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, मतलब अगर 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आ रहा हो, जैसे एलएचएस में हमारा स्केलर है एनर्जी, तो हम क्या लगाते हैं, डॉट। और ऐसा नहीं कि कभी भी डॉट लगा देंगे बच्चों, मैंने क्या बोला कि डॉट के लिए कंडीशन है कि कॉस आना चाहिए, है ना, और जो थीटा है वो इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हमारे केस में ऐसा है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें बच्चों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। समझ रहे, तो आप वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का
एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ केसेस हैं जिसमें हम स्टेबल अनस्टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन केसेस बच्चों से मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी का आपका एग्जाम में एक्सप्रेशन आता है तो आप, ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो होने को, ठीक है, या पूरा लिख दोगे अच्छी बात है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आएगा तो केसेस लिखना, केसेस तभी बताते जब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक, है ना, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो बच्चों मैं प्रीवियस स्लाइड में वापस आ जाता हूँ, आप नोट डाउन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बच्चों। चलो तो मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन होल्ड कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके इतना नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ बच्चों, ठीक है। तो आपने कर लिया होगा शायद। बाकी देखो वीडियो में तो आप कभी भी बच्चों, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब सेकंड स्लाइड देख लीजिएगा, ठीक। चलो आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने ना। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बात को मैं बार बार दो तीन लेक्चर से बोल रहा हूँ, स्टेबल एंड अनस्टेबल की कंडीशन, ठीक है। चलो तो वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के कुछ स्पेशल केसेस के अंदर आता है। तो हम दो केसेस की बात करते हैं। एक केस में हम समझेंगे कि डायपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहते हैं और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि बच्चों के स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन तभी आएगी जब ये पूरा डायरेक्शन आएगा, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन अलग से भी पूछी जाती है ना। ऐसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव जेई नीट वाले जो बच्चे हैं वो भी देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो उसमें भी स्टेबल अनस्टेबल के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन इसके साथ ही नहीं आएगा, जरूरी नहीं है, वो अलग से भी आता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधे कुछ कंडीशन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों अब जो पढ़ने वाले हैं, और वो इसी के केसेस हैं। तो उसके लिए मैं पहले किनारे पर एनर्जी का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, और स्टेबल अनस्टेबल के लिए एनर्जी की कौन सी फॉर्म लिखनी है बच्चों आपने साइड में लिख दे रहा हूँ बच्चों, माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे अपने केस में, ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं दो केस बना लेता हूँ, केस 1 केस 2, और देखते हैं किस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, किस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। चलिए तो केस 1 की बात कर लेते हैं बच्चों। केस 1, ठीक है ना, उसी के केसेस है जो टॉपिक चल रहा है बच्चों। देखो हम केसेस किसके लिए बना रहे हैं बच्चों, थीटा के लिए बना रहे हैं केसेस, ठीक है। थीटा की दो वैल्यू लेकर हम केसेस बना रहे हैं, ठीक। चलिए तो समझते हैं, कहते हैं अगर क्या हो जाए, पहले केस में हम मान रहे हैं कि इफ, पहले केस में मान रहे कि अगर हमारा जो थीटा है वो कितना हो जाए बच्चों, 0 डिग्री हो जाए, देन अगर थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, और ये थीटा किस में आ रहा है बच्चों, कॉस में, और आप जानते हैं कॉस 0 डिग्री पर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, और 1 साइन एंड कॉस की क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ कि साइन एंड कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, और इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब दोनों की मिनिमम वैल्यू भी सेम है, -1 होती है, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू भी साइन एंड कॉस की 1 होती है, ठीक है ना। इन्हें इनकी रेंज भी कहते हैं। रेंज मतलब आप कोई भी एंगल की वैल्यू पुट करोगे तो ये इनकी वैल्यू इन्हीं के बीच में आएगी, 1 और -1 के बीच में, ठीक है। ठीक, तो हमने कहा जैसे थीटा 0 होगा तो आप थीटा को 0 पुट करोगे बच्चों, तो 0 डिग्री पे कॉस कितना होता है, कॉस में पुट करोगे, तो कहते हैं देन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 कॉस की क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, जो मैं बोला पीछे मैंने, ठीक है बच्चों। तो मैंने, है ना, थीटा को 0 पुट किया, कॉस थीटा 1 हो गया, और 1 कॉस की मैक्सिमम वैल्यू भी है, और सिंपल सी बात है अगर, है ना, तो हम, ठीक है, तो कॉस थीटा को कितना पुट कर दे रहे हैं, 1, तो एनर्जी कितनी आ रहेगी, तो देयरफॉर U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -P इंटू ई, ठीक है बच्चों। कितनी आ गई, मैंने कॉस थीटा को 1 पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, तो कितना आ गया, U इज इक्वल टू -P इंटू ई आ गया। अब बात ये आती है कि ये एनर्जी जो वैल्यू आई -P इंटू ई, ये एनर्जी मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो आप जानते हो बच्चों कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती है। अगर मैं बोलूं पीई और -P में कौन छोटा है, तो आप बोलोगे माइनस वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है -P,
कोई आपसे बोले कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ये वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा हूँ कि मिनिमम है, मैं लिख देता हूँ ये वैल्यू, इसका रीजन ही बताता हूँ बच्चा, ये वैल्यू क्या है, मिनिमम होगी। जैसे आपसे बोले कि -1 और 1 में कौन मिनिमम है, तो -1 छोटा है, तो वैल्यू मिनिमम होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि भाई इससे छोटी वैल्यू भी तो आ सकती है, कोई आपसे बोले कि भाई अगर कहीं पर एनर्जी आ जाए -2 PE, तो -2 PE तो -P से छोटा होता है, और अगर -3P हो जाए तो वो और भी छोटा होते हैं। ऐसे -4P -5P अगर हो जाए तो और भी छोटे होंगे। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि -PE आएगा, -2P क्यों नहीं आएगा? तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे, मैंने लिख दिया ना देखो मिनिमम, तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा हूं कि -PE मिनिमम, और इससे मिनिमम वैल्यू नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती बच्चों? इसके पीछे सिंपल सी एक बात है, देखो देखो, अगर मान लो -2PE आएगा, मान लेते हैं अगर -2P आएगा, तो ये 2 किसकी वजह से आएगा बच्चों? इस कॉस की वजह से आएगा, तो ये P है। यहां पर जो भी नंबर आएगा वो कॉस की वैल्यू होगी। और सोचिए क्या कॉस की वैल्यू 2 आ सकती है? नहीं आ सकती बच्चों। मैंने बोला कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, होती है। हाँ, अगर कॉस की वैल्यू 2 हो सकती थी तो -2P आ जाता है। अगर कॉस की वैल्यू 3 पॉसिबल होती तो ये -3P आ जाता, लेकिन कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी होती नहीं है बच्चों। तो जब कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी, मतलब 2 3 4 नहीं होगी, तो ये फिर है ना, यहाँ 1 के अलावा 2 3 4 नहीं आ सकता, तो इससे छोटी वैल्यू और आपकी नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा बच्चों, ये मिनिमम है। तो एनर्जी क्या है, मिनिमम है, ठीक है ना। और अच्छा, अब ये बात है कि अगर मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है, तो एनर्जी मिनिमम होने का क्या मतलब होता है? ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप जैसे केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते हो बच्चों, कि एटम एंड मॉलिक्यूल, जैसे एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हो कि अगर किसी एटम की एनर्जी मिनिमम है तो वे स्टेबल होते हैं, और अगर किसी एटम को एनर्जी मिल जाए तो वो एक्साइटेड हो जाता है, और वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो कंडीशन होती है कि अगर कोई भी चीज स्टेबल होना चाहती है तो उसके पास एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, और एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो वो चीज क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारे केस में एनर्जी क्या गई बच्चों, इसकी मिनिमम हो गई। और अगर डाइपोल एनर्जी मिनिमम पजेस कर रहे हैं तो किस स्टेट में होगा, स्टेबल स्टेट में होगा। तो मैं है ना मिनिमम के ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं स्टेबल, ठीक बच्चों। तो अगर ये मिनिमम हो गया तो मिनिमम एनर्जी स्टेबिलिटी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो इतनी बात से तो ये पता लगा कि इस केस में डाइपोल क्या होगा, मिनिमम एनर्जी पजेस करेगा और वो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अभी देखा आपने पीछे बच्चों में स्टेबल के साथ एक टर्म और बोल रहा था, स्टेबल के साथ में इक्विलिब्रियम एक टर्म और जोड़ रहा था, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, और अगर स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम क्या नेसेसरी है कि इक्विलिब्रियम में भी होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं बच्चों, है ना। इक्विलिब्रियम कैसे, आप थ्योरेटिकली नहीं, इक्विलिब्रियम के लिए आपको डायग्राम में जाना पड़ेगा। डायग्राम आपको ये शो करेगा कि क्या ये इक्विलिब्रियम में डायपोल है कि नहीं है, ठीक है। जैसे आपने याद होगा क्लास 11 में बच्चों, आपने क्लास 11 में दो टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है, कैसी फोर्सेस, ट्रांसलेटरी फोर्स लग रही है, जैसे लेफ्ट को लग रही है, राइट को लग रही है, अप एंड डाउन, ऐसी कुछ फोर्सेस लग रही है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ नंबर ऑफ ट्रांसलेटरी फोर्स लग रही है, लेकिन वो ट्रांसलेटरी फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे रही है, कैंसिल आउट कर दे रही है, मतलब उनका नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो बोलेंगे दो ऑब्जेक्ट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, और ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का नेट जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट इज सेट टू रिमेन इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फिर एक आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा रोटेशन चैप्टर में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, क्योंकि अभी हम इस बात को आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा, क्लास 11 की बात है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपने एक लॉ ऑफ मोमेंट आपने टॉपिक पढ़ा होगा, टॉर्क, कपल, मोमेंट ऑफ कपल, जिसकी थोड़ी बात मैंने कल भी की थी बच्चों। तो उसमें आपने पढ़ा होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मोमेंट की कंडीशन होती है कि लॉ ऑफ मोमेंट तभी लगता है जब सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो कहते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ रोटेशनल फोर्सेस लग रही है, मतलब दो या दो से ज्यादा, और वो रोटेशनल फोर्सेस तो लग रही है लेकिन बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, ठीक है। रोटेशनल फोर्सेस लगने के बाद भी बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, तो इसके अंदर रोटेशनल फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे रही है, कैंसिल आउट। क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ऐसा 11 में आपने पढ़ा होगा।
ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ नंबर ऑफ रोटेशनल फोर्सेस लग रही है, लेकिन रोटेशनल फोर्स लगने के बाद भी बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, तो इट इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम जनरली क्लास 11 में हम पढ़ते हैं, स्टेबल, सॉरी गलत बोल गया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं कि हमारे केस में कौन सा इक्विलिब्रियम है बच्चों, क्या दोनों हैं या एक इक्विलिब्रियम है। तो उसके लिए आपको डायग्राम में जाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम के लिए डायग्राम में जाना पड़ेगा, और स्टेबल के लिए तो हमने एनर्जी को चेक करना है। चलिए अब डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। पीछे डायग्राम बनाया, लेकिन मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ, वही डायग्राम इधर बना लेता हूँ बच्चों। ठीक है, और मुझे एंगल कितना चाहिए बच्चों, थीटा 0 चाहिए डायग्राम में। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है, डाइपोल मोमेंट और किसके बीच का एंगल है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का। तो हम डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगेन जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस फील्ड में मैं क्या करता हूँ, डाइपोल को प्लेस कर देता हूँ। ध्यान देना, मुझे एंगल क्या चाहिए, डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का 0 चाहिए बच्चों, 0 वाले केस कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक डाइपोल को फील्ड के पैरेलल प्लेस कर देता हूँ, और इस साइड क्या मान लेता हूँ, माइनस क्यू चार्ज, और इस साइड क्या मान लेता हूँ बच्चों, प्लस क्यू चार्ज। ठीक बच्चों, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे टॉर्क वाले टॉपिक में पढ़ा लेक्चर 6 में बच्चों, कि जब किसी डाइपोल को फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इस पे क्या लगाता है, इन दोनों चार्ज पर फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होगी फील्ड के डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव चार्ज में फोर्स फील्ड के अपोजिट होगी, और फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, और इन दो पॉइंट पे फील्ड भी सेम है, क्योंकि फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो मैं फोर्स से शो कर देता हूं। तो पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लग रही है, ये ऐसा केस हमने टॉर्क में भी पढ़ा था बच्चों। तो पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लग रही है फील्ड की डायरेक्शन में, और इतनी फोर्स किस पे लग रही है, नेगेटिव चार्ज पे, लेकिन कहां लग रही है, फील्ड के अपोजिट। चलो बच्चों, पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, अच्छा सॉरी एक बात मैंने नहीं बनाई, सॉरी, हाँ एंगल 0 वाली बात मैं भूल गया। तो देखो, अगर आप देखो, जैसे आप जानते हो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन होती है बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो डाइपोल मोमेंट अलोंग द एक्सिस नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो देखिए, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है बच्चों। तो कौन सा केस है, थीटा 0 वाला। ठीक है, तो थीटा मेरा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री होने पर ऐसे ऐसे फोर्सेस आपको दिख रही है। अच्छा अब सुनिए, देखें, चलिए चेक करते हैं पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो आप देख रहे हो बच्चों, एक फोर्स राइट को लग रही है, जो डाइपोल को राइट को पुल कर रही है, एक फोर्स क्या लग रही है, लेफ्ट को लग रही है, वो लेफ्ट को पुल कर रही है, लेकिन दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर हो, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों, कैंसिल आउट। तो राइट वाली फोर्स लेफ्ट वाली, या लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली फोर्स को क्या कर दे रही है, कैंसिल आउट। तो सोचिए, क्या डाइपोल राइट या लेफ्ट को मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो किस में है ये, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी डाइपोल में। ठीक है, चलिए, तो ये तो चेक हो गया ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। अब चेक करते हैं क्या बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है डाइपोल। तो ध्यान देना बच्चों, हमने पीछे इससे पीछे लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में जब टॉर्क वगैरह पढ़ा, ठीक है, तो हमने कपल वगैरह पढ़ा था बच्चों। उस लेक्चर को जरूर देखो बच्चों इससे पहले। ठीक है, तो हमने कहा था देखो, कपल होने के लिए कंडीशन होती है ना, कि जिस सेट ऑफ फोर्स को आप कपल बोल रहे हो उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। और देखो, इन दो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन क्या है बच्चों, सेम है। और अगर दो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो कपल प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और नो कपल तो नो एंगुलर मोशन। तो देखो, तो ये डाइपोल ना तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा ना रोटेटरी मोशन करेगा, मींस ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी और किसमें, रोटेशन इक्विलिब्रियम में। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये डाइपोल स्टेबल भी है, क्योंकि एनर्जी मिनिमम पोजेस कर रहे हैं, और फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे रही है, कैंसिल आउट। तो एक इसमें इक्विलिब्रियम में भी, और इक्विलिब्रियम में दोनों है, ट्रांसलेशन भी और रोटेशन इक्विलिब्रियम में। तो कह सकते हैं ना बच्चों, क्या कि इस कंडीशन में जो डाइपोल है किसमें, स्टेबल भी है और इक्विलिब्रियम में, तो दोनों टर्म को मिक्स कर दे तो क्या बोल देंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इन दिस केस, मैं लिख दे रहा हूं बच्चों नीचे से, इन दिस केस, इन दिस केस the dipole remain in this case the dipole remain in stable equilibrium, the dipole remain in stable equilibrium।
समझे बच्चों? तो ये किसका केस है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो चलो तो पहले केस में क्या हो गया, डाइपोल केस में हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। चलो अब जैसे मैंने कहा था, अब समझना कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखते हैं, उसके लिए केस और करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, इस फॉर्मूले को रखेंगे बच्चों, फॉर्मूले को रब नहीं कर रहे, इस फॉर्मूले का सेकंड केस में भी यूज है हमारा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब जाते हैं केस सेकंड में बच्चों। अब हम केस सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं केस सेकंड में। अब केस सेकंड में आ गए बच्चों हम लोग ना। तो केस सेकंड में अब समझना बच्चों, अब हम मान लेते हैं कि अगर क्या हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, देन ठीक है ना, पहले हमने थीटा 0 माना केस 1 में, अब हमने मान लिया कि थीटा कितना है बच्चों, 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, ये थीटा कहाँ पुट करोगे, कॉस में, इसी फॉर्मूले लगानी वैल्यू। तो आप जानते हैं कॉस 180 डिग्री पे कितना होता है बच्चों, -1। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। और देखो अगर इसकी वैल्यू -1 हो गई तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस। देन इस केस में एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, P इंटू ई आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, फिर समझ लो क्या बोला मैंने, ये थीटा कहाँ पुट करोगे, कॉस की जगह पर, और कॉस 180 कितना हो जाएगा आपका, -1, तो -1 क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में एनर्जी कितनी आ गई, ये ऐसे बोलो, चलो मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ऐसे कर लो। चलो तो कहते हैं कॉस थीटा 180 डिग्री पे कितना होता है, -1, और ये इसकी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू। चलो मैंने पूरा ऐसे लिख दिया बच्चों, जैसे यहाँ हमने लिखा था ऐसे लिख दिया कि अगर थीटा 180 हो जाएगा तो 180 डिग्री पे कॉस थीटा माइनस होता है, और कॉस थीटा, ये मैंने पीछे ही बोला बच्चों, कि कॉस थीटा की -1 मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब इससे और छोटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब -2 -3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम cos थीटा के लिए -1 पुट कर देंगे तो इट इंप्लाइज दैट u कितना आ जाएगा बच्चों, p इंटू ई। ठीक है, अब कोई आपसे बोले कि बताइए ये एनर्जी के मिनिमम हुई कि मैक्सिमम हुई, तो नेगेटिव तो नहीं है बच्चों। अगर आप इन दोनों को भी कंपेयर करो तो उसमें छोटी वैल्यू यही है, तो मैं इसको मिनिमम तो नहीं कहूंगा अगर मैं उसको मिनिमम बोल रहा हूं। तो क्या ये वैल्यू मैक्सिमम है, क्या ये वैल्यू मैक्सिमम है, या इससे और बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, नहीं बच्चों, तो ये वैल्यू मैक्सिमम है, इससे और बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे कोई बच्चा बोले कि क्या ये 2p आ सकता है, तो नहीं आ सकता बच्चों। क्यों, ये 2, इसके 2p आने के लिए कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अगर ये -2 हो जाए तो ये 2p आ जाएगा, और अगर ये -3 हो जाए तो ये 3p आ जाएगा, लेकिन कॉस की वैल्यू -1 से और छोटी नहीं होती है, तो ये वैल्यू इससे और बड़ी नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया बच्चों आगे से, मैक्सिमम। और ठीक है, जानते हो कि अगर एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो जैसे हमने मिनिमम एनर्जी के केस में क्या लिखा, स्टेबल, तो मैक्सिमम एनर्जी के केस में कोई भी सिस्टम या कोई एटम मॉलिक्यूल जो भी बोल लीजिए, कोई भी सिस्टम हमारा डाइपोल है, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैक्सिमम का मतलब अनस्टेबल, इसके नीचे लिख देना ब्रैकेट में, ये अनस्टेबल हो जाएगा बच्चों। तो चलिए, तो इतनी बात से तो ये पता लगा कि इस केस में डाइपोल क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टेबल लिखा था तो वहां पर हमने लिख दिया अनस्टेबल। चलिए, अनस्टेबल की बात तो समझ में आ गई, लेकिन देखते हैं क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जैसे मैंने कहा इक्विलिब्रियम के लिए आपको बच्चों डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम में एंगल कितना दिखाना होगा, 180 डिग्री। जैसे हमने पिछली बार डायग्राम में देखो 0 डिग्री एंगल था, ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री। अब मुझे डायग्राम चाहिए 180 डिग्री का, और उस डायग्राम में समझेंगे कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो चलिए अगेन डायग्राम बना लेते हैं, और इसमें 180 डिग्री पहले एंगल शो करेंगे बच्चों। तो चलिए, तो ऐसी डायग्राम यहाँ भी बना लेते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस कर देता हूं। इस बार मुझे एंगल 180 चाहिए बच्चा, तो मैंने इसमें एक डाइपोल को प्लेस कर दिया बच्चा। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, इस बार इस साइड में प्लेस कर दे रहा हूं बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड क्या प्लेस कर दे रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं कि मुझे एंगल 180 डिग्री चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ठीक है,
तो जानती हो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द एक्सिस होती है। तो ठीक है, मैं पहले डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक एरो से शो कर दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखो ये एरो देखो और वो एरो देखो, एक दूसरे के अपोजिट है, तो मीन्स डायपोल मोमेंट और फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री एंगल। और ये थीटा इन्हीं दोनों के बीच का एंगल होता है, जिसको हम 180 लिख रहे हैं। तो हमारा डायग्राम ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एंगल, ये डायग्राम था 0 डिग्री का, ये डायग्राम हो गया किसका, 180 डिग्री का। चलिए हमें तो क्या चेक करना है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखते हैं अगेन, जैसे यहाँ पर था बच्चों, इन चार्ज पे फोर्स लग रही थी, तो यहाँ पे भी लगेगी क्योंकि ये भी फील्ड के अंदर है। चलो तो मैं फोर्स बना देता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कहाँ लगती है, फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव में कहाँ लगती है, फील्ड के अपोजिट। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बना दे रहा हूँ मैं एफ, ठीक है ना। और एक कहाँ होगी, फोर्स के डायरेक्शन में लगेगी बच्चों ना। तो ये फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लग रही है। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगी फील्ड के कहाँ लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी बच्चों। ठीक है, ठीक हो गया। तो पहले केस में एरो ऐसे बाहर को थे, अब अगले केस में एरो अंदर को आ गए, इतना ही फर्क है। तो अभी भी जैसा वहां था वैसा यहाँ पर भी बच्चों। देखो जितनी फोर्स लेफ्ट को लग रही है, राइट को लग रही है, इतनी फोर्स लेफ्ट को लग रही है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट। तो मीन्स कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है। मीन्स डायपोल कहीं पर भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, ना राइट को जाएगा ना लेफ्ट को जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात कि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम है। और अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो ये फोर्स मिलकर कोई भी कपल प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और कपल प्रोड्यूस नहीं होगा तो डायपोल रोटेट भी नहीं करेगा। तो मींस इस केस में भी दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन है बच्चों, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल। तो इसके अंदर दोनों केस में इक्विलिब्रियम, तो यहां पर भी था इक्विलिब्रियम, यहां था, बस ये इक्विलिब्रियम में एनर्जी मिनिमम थी इसलिए स्टेबल था। इस इक्विलिब्रियम में क्या है, एनर्जी मैक्सिमम है, ये इसका मतलब ये क्या, अनस्टेबल है। तो इसे क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना हमेशा कि इक्विलिब्रियम के लिए आपने, सॉरी स्टेबिलिटी के लिए आपने एनर्जी चेक करनी है, और इक्विलिब्रियम के लिए आपने फोर्सेस और उनकी डायरेक्शन वगैरह चेक करनी है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिखा था बच्चों, तो क्या बोल देंगे, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस the dipole remaining, in this case the dipole remaining unstable equilibrium। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल। तो क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई है ना। तो हम लिखा इन दिस केस, अच्छा मैंने केस लिखना भूल गया बच्चों यहाँ पर, सॉरी। चलो मैं इधर करेक्ट कर देता हूँ बच्चों, मैंने केस नहीं लिखा, सॉरी, उधर लिखा, मैंने लिखा, मैं लिख देता हूँ, अगर आप नोट करोगे बाद में लिखेंगे इन दिस केस, इन दिस केस डायपोल रिमेन इन, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस केस में इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन होती है बच्चों, स्टेबल और अनस्टेबल, और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, तो इतनी अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी बच्चों। और इसमें क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, सीधे पूछ देते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल की कंडीशन बता दी है, तो 0 डिग्री, और अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री। तो कभी कभी तो सीधे एंगल ही पूछ लेते हैं, या कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं, सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, कि डायग्राम बना दीजिए स्टेबल का, अनस्टेबल का, तो डायग्राम बना सकते हो। तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए बच्चों। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको सब स्लाइड एक बार दोबारा दिखा देता हूँ बच्चों, ठीक है, नोट करने के लिए। तो हमारा ये टॉपिक, तो ठीक है, तो ये टॉपिक इस पे बेस्ड था, डायपोल का लास्ट टॉपिक था। तो हमारी डायपोल की थ्योरी बच्चों आज इस टॉपिक के बाद कंप्लीट हो गई। चलो मैं एक बार शुरू से तीनों स्लाइड आपको दिखा देता हूँ नोट वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी आज की पहली स्लाइड थी बच्चों, थोड़ा मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारी सेकंड स्लाइड थी आज की, एक पॉज वगैरह कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर तीसरी स्लाइड में आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड थी आज की। ठीक बच्चों, स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन, इसको भी आप पॉज वगैरह करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो।
ठीक बच्चों, तो आज हमारे लेक्चर 7 के बाद आपके इलेक्ट्रोस्टैट में चैप्टर 1 में आपका डायपोल के टॉपिक हमारे बच्चों कंप्लीट हो गए। और डायपोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं डायपोल पे बेस नीट जेई वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। और अब डायपोल के बाद जो रिमेनिंग टॉपिक है चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर 1 में, वो किस पे बेस्ड है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब चैप्टर 1 से, इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर 1 से आपके जो बड़े मार्क्स के टॉपिक आते हैं वो डायपोल पे बेस्ड आते हैं या फिर किस पे आते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इनमें 5 मार्क्स के या 3 या 5 मार्क्स के 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं बच्चों। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और पीछे की स्लाइड भी बच्चों देखिए, क्योंकि टॉपिक भाई एक चैप्टर के टॉपिक आप सब आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप लेक्चर 1 से सभी लेक्चर देखिए। ठीक है बच्चों। और ठीक है बच्चों, तो जैसे हम पहले भी कहा बच्चों कि अगर आपको ये ठीक है वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को आप लोग क्या करिए, आप लोग भी देखिए और बच्चों के साथ, जैसे आप डिफरेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते होंगे तो उन बच्चों के साथ भी क्या करिए, इन वीडियो को शेयर करिए, उनसे भी देखने के लिए बोलिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि सब्सक्राइब करने से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। हमेशा उसमें जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में आपको हर एक स्टार्टिंग से वीडियो मिल जाएंगे बच्चों। तो वीडियो को देखिए और आगे हमारी कोशिश रहेगी बच्चों कि और अच्छे वीडियो बनाएं। और हम सोच रहे हैं कि आगे भी आपके 12th के एग्ज़ाम वगैरह हैं, आगे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस भी वीडियो बनाएं। और जो जेई नीट वाले बच्चों उनके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी वीडियो वगैरह बनाएंगे। ठीक है, बाकी देखो बच्चों थ्योरी तो आपने यही पढ़नी है, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं, क्लास 12th के साथ साथ जैसे जेई और नीट की प्रिपरेशन ज़्यादातर बच्चे करते हैं, तो बच्चों 11th के वीडियो भी देखिए। ठीक है, हमारे 11th की भी प्ले लिस्ट है, अब इसमें 3-4 वीडियो और वीडियो ऐड करेंगे, तो उनको भी टाइम मिले तो उन वीडियो को भी देखिए। ठीक बच्चों, तो आज का हम लोग लेक्चर बच्चों यही खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद फिर हम न्यूमेरिकल और कुछ कंसेप्चुअल वगैरह डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज का वीडियो एंड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे बच्चों।